हरियाणा की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिनकी अगर कहें तो डायरेक्ट राजीव गांधी जी के साथ मुलाकात थी। उस टाइम ये एआईसीसी में मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत थी। राजीव गांधी जी जिंदा रहते मैं तो चाहे कुछ ना भी बनता कि आरएसएस है जो वो हिंदू नहीं है। कोई ऐसा दंगा इस देश में नहीं है जिस दंगे में आरएसएस का हाथ ना हो। दोबारा आप आरएसएस का नाम लेने से भी थूक दो। क्या प्रधानमंत्री कहता है कि मैं अपने देश के नागरिकों को कपड़ों से पहचानता हूँ। मैं आपकी बात तो कांग्रेस आनी पक्की है। चलते इलेक्शन में 10-10 हजार रुपये और आपकी एक मनोकामना पूरी होने वाली है। तो मेरे पास तो 150 करोड़ आया, पैसे दो टिकट लो। ज्यादातर सीटें वही थी क्योंकि प्रेसिडेंट भी उन्हीं के साथ था। मेगावाट तक तो 1500 करोड़ थी। माध्यम से ये राहुल जी से बेनती भी करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी लोगों से उसी तरीके से मिला तक किसी ढंग के आदमी का नाम लेना। तुम पहले ये तो देख लो भी कितने किसान नेता हो तुम। नमस्कार साथियों, आज राजनीतिक शख्सियत के इस एपिसोड में आपको हरियाणा की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिनकी अगर कहें तो डायरेक्ट राजीव गांधी जी के साथ मुलाकात थी। आज उनके जीवन और उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे और एक अलग सा अनुभव आप सभी को देंगे और हम खुद भी लेंगे, जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा। असंध से पूर्व विधायक शमशेर गोगी जी। गोगी साहब नमस्कार। धन्यवाद। सेहत कैसी है जी? बहुत बढ़िया है। हम जब भी आपको सर्च करते हैं जी आपकी उसमें साइलेंट मार ले तो हम देखते हैं कि आपकी शुरुआत में जब आपने छात्र राजनीति शुरू की थी, शायद जहां तक हमारी नॉलेज में है, तो आपकी राजीव गांधी जी के साथ थी संपर्क? नहीं, राजीव गांधी जी से मुलाकात हुई यूथ कांग्रेस में जी। तो छात्र राजनीति तो पहले 80 से पहले होगी थी। अच्छा 80 में एलएलबी कर ली जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से वहां इलेक्शन भी लड़ा था, हार गया फिर मैं। अच्छा जी। 80 में फिर उसके बाद ये 83 में यूथ कांग्रेस में थे हम जी। तो वहां एक कैंप लगा था, कोऑर्डिनेटर कैंप जी। तो फर्स्ट कैंप में मैं भी था। 105 उसमें लोग थे। दादा डीपी राय जी हमारे यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी होते थे उस टाइम, वो इंचार्ज थे जी। और राजीव गांधी जी ने ये एक सिस्टम चलाया था कि हम अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करें। अच्छा। और ट्रेनिंग दे के उनको फिर आगे क्षेत्रों में भेजें। और उसी ट्रेनिंग में पहले कैंप में मैं बेस्ट कैडेट के तौर पे 45 दिन के कैंप में आया। तो उसी दिन फिर मेरा परिचय जो है राजीव गांधी जी से हो गया। बहुत ही एक अच्छे इंसान थे जी। और मतलब काफी अच्छा उनके साथ था। पर उनकी मौत से जैसे एक झटका लग गया। फिर वापसी दिल्ली छोड़ के फिर वापस यहाँ आके ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़े और फिर काम नए सिरे से शुरू कर। ब्लॉक समिति के जीत गए थे जी आप? ब्लॉक समिति का मेंबर बन गया था, चेयरमैन नहीं बन पाया। आपकी जो दिलचस्पी थी कांग्रेस में शुरू से ही थी या बाद में बनी? ये कांग्रेस में मतलब ऐसा था कि जब यहाँ बाई इलेक्शन हुआ ना, हमारे गांव में थे कुछ लोग जो कांग्रेस की उसमें थे जी, ज्यादा नहीं थे। लेकिन जब बाई इलेक्शन हुआ 78 में जी, भगवत दयाल शर्मा जी यहाँ 77 में एमपी बने, तब मेरी वोट नहीं थी। अच्छा जी। और 78 में वोट पड़ गई। तो तब महेंद्र सिंह लाठर एमपी बना और पंडित चरणजी लाल ने पहला इलेक्शन यहाँ से लड़ा था। अच्छा जी। तो उस इलेक्शन में हम कांग्रेस के गड्ढे पे चढ़ गए। अच्छा। तो फिर चढ़ी गए। हालांकि उससे पहले यूथ कांग्रेस की एनएसयूआई की ऊपर चीज़ तो अपने मेंबरशिप तो ले रखी थी, लेकिन ज्यादा एक्टिव उसके बाद हुए थे, हो गए। फिर यूनिवर्सिटी में थे ही, फिर वहां एनएसयूआई का ये वो सब चलता रहा। परिवार राजनीतिक था या आपसे ही परिवार में कोई ज्यादा लंबी राजनीति नहीं थी जी। लेकिन मेरे दादाजी जब आजादी की लड़ाई में अकाली मूवमेंट चली, उस टाइम पाकिस्तान भी अपने में ही था। हाँ बिल्कुल। तो उस मूवमेंट में जेल गए थे। अच्छा। तो उनको एक वो फ्रीडम फाइटर वाला जो
चलता था प्रोग्राम, तो हमने तो फिर वो बाद में ज्यादा उसको वो करे ही नहीं, उनकी डेथ हो गई जल्दी। अच्छा। तो वो था उनका। और आपका जन्म 56 का है शायद? 18/9/56 सितंबर में। 1956 में। हाँ। तो आप देखते हो जब जब आपने मान लो युवावस्था में आए, उस राजनीति में ये उस समय की जो जागरूकता थी राजनीति को लेकर और आज की राजनीति की जागरूकता में आपने कितना फर्क लगा? देखो फर्क तो बहुत ज्यादा है। उस टाइम ये था कि अगर हम किसी के साथ मिलते थे, एक मतलब अच्छी भावना थी जी। और अगर मतलब ग्रुप भी था। निर्मल सिंह जी हमारे उस टाइम प्रेसिडेंट थे यूथ कांग्रेस के। निर्मल सिंह मोड़ा। निर्मल सिंह मोड़ा। हाँ। तो उसके बाद हम दिल्ली उसमें चले गए, राजीव गांधी जी से मुलाकात होगी, बहुत दिन यूपी में रहे। अच्छा। ये जो किशोरी लाल शर्मा जी अब बने हैं वहां से अमेठी से एमपी, ये भी हमारे पहले कैंप में हमारे साथ थे। अच्छा। पुराने साथी हैं अपने, तो आज भी रिश्ता है। होती है बातचीत? तो बातचीत नहीं, सब कुछ होता। मेरे इलेक्शन में भी आए थे। अच्छा जी। मतलब बिल्कुल है, पूरी दोस्ती है। तो चलते चलते फिर एक्सपीरियंस आगे बढ़ता गया। फिर उसी टाइम वरिंदर सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे जी। जब 91 में असंध में पहली रैली की थी मैंने, 4 मार्च 91, आज भी याद है। गुरुद्वारा चौक में। और उसी टाइम रैली करते करते भाषण देते देते मैसेज आया था, चंद्रशेखर जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, कि उन्होंने इलेक्शन का डंका बजा दिया। अच्छा। तो इलेक्शन की खबर यहीं मिली थी, रैली में। तो फिर उस टाइम 91 में मेरी टिकट भी हाँ कर दी थी, कह दिया भाई जा तू पर नॉमिनेशन। उस टाइम पहले लेटर लेना नहीं होता था। अच्छा। तो लेकिन बाद में वो यूथ कांग्रेस के किसी रोड़े में कट गई। तो आप बोलते हो कि 91 की जो टिकट है 91 के बाद फिर मेरे को 19 में मिली। 19 की मिली? 28 साल बाद। इतना धैर्य? 19 तो ये तो क्या है भाई, देखो अब रोज रोज पार्टी बदलने वाले का भी कोई। पार्टी तो मैंने बदलनी होती तो 14 में चौधरी वरिंदर सिंह जी गए थे, और मेरी उनके साथ अच्छी आज भी है। लेकिन मेरा मन नहीं बीजेपी में। मैंने कहा मैं मानसिक तौर पे बीमार हो जाऊंगा। कारण? मैं मानसिक तौर पे उसके खिलाफ हूँ, विचारधारा के खिलाफ हूँ। आपका जो बीजेपी और आरएसएस है ना, वो देश हित की बात कभी नहीं करेगी। देश में तो आप भी हो, मैं भी हूँ। हाँ, सब है, वो तो सब है। लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को जी कहते हैं जो उनकी आरएसएस की ट्रेनिंग लेता है। अच्छा। बाकियों को वो कहते हैं। और आपने कहा था कि आरएसएस है जो, वो हिंदू नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ। कारण क्या है? हिंदू तो बहुत बड़ा लफ्ज है। हिंदू एक सभ्यता का नाम है। धर्म भी लगा लो अगर, तो हिंदू धर्म तो ये कहता है कि जीव हत्या पाप है जी। अगर सनातन धर्म की बात करो तो ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये तो लाशों पे राजनीति कर रहे हैं और लाशों पे जीत के आए हैं। कैसे? आप देख लो, पुलवामा को छोड़ो, गोधरा से लो। अच्छा, 2 में आप 2002 से ही ले लो। उसके बाद कोई ऐसा दंगा इस देश में नहीं है जिस दंगे में आरएसएस का हाथ ना हो। अच्छा। पर्दे के पीछे सब जगह जो मंडल कमंडल चलाया था, किसने चलाया था? इन्होंने चलाया था। तो ये मतलब हिंदू होना एक अलग चीज है। आरएसएस कभी हिंदू नहीं हो सकती। आरएसएस की जो विचारधारा है वो हिंदू क्या हिंदुस्तान विरोधी है। लेकिन आज देखते हैं जहां जहां भी बीजेपी वाले हैं या और भी है कि ये फोन सोशल मीडिया भी देखते हैं कि अगर हिंदू का बचाव है तो जब तक बीजेपी रहेगी, जब तक हिंदू जिंदा रहेगा। हम आम लोगों में पूछते हैं, नहीं आरएसएस कब बनी? 1925 में, 1925। और हिंदू कब बने? शुरू से ही हो, तो उसकी तो करोड़ों सालों से। आरएसएस जब नहीं थी फिर हिंदू कहाँ चले गए थे? गुलाम हो गए थे। गुलाम इसलिए नहीं हुए थे
कि आरएसएस नहीं थी। नहीं, आरएसएस तो बहुत इसलिए समय हुए बाद थे पड़ी थी गुलामी से। कि लंबी सत्ता के बाद वलास्ता में पड़ गई और आपस में लड़ने लगे, बाहर वालों ने राज कर लिया। ठीक है ना। ठीक। और आज भी क्या कर रहे हैं, जब इस देश से अंग्रेजों को भगाना था तो आरएसएस का रोल देख लो आप, आरएसएस का खुद का लिखा हुआ लिटरेचर पढ़ लो, दोबारा आप आरएसएस का नाम लेने से भी थूकते हो। अच्छा जी, पढ़ के देखना। आपकी होती है बात किसी? मेरी बहुत लोगों से होती है और मैं तो ओपनली कहता हूँ, तर्क भाई बंदे से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप आरएसएस में जाओ, मेरे को क्या लेना देना। बंदा ठीक है, गलत हो सकता है, लेकिन बंदा बंदा है। बिल्कुल। विचारधारा गलत है, उस विचारधारा के मैं खिलाफ। आप ये देखो, आप आज के दिन ये गुरु तेग बहादुर जी को लेके कितना ड्रामा कर रहे हैं, उसकी जयंती को नायब सिंह सैनी जी ने पगड़ी बांध ली। ऐसे सिख बनते क्या? बाबे नानक की जो सिक्खी की थ्योरी है उसको पढ़ने में वो किसी के खिलाफ थोड़ी थी। बिल्कुल। वो तो एक मानवता के हक में थी, और जो कर्मकांड और पाखंड बढ़ गया था उसको लेके एक नई सोच के साथ उन्होंने काम शुरू किया। उसी हरियाणा के अंदर अगर गुरु तेग बहादुर जी को मानते हो तो गुरु ग्रंथ साहब को भी मानना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप गुरु ग्रंथ साहब को मानते हो तो इसी बीजेपी की सरकार ने हरियाणा की एसजीपीसी में गुरु ग्रंथ साहब को मतलब पैटर्न से हटा दिया। अच्छा जी। एक्ट में से। और मैंने विरोध किया था विधानसभा में इस पे जी। भाई गुरु ग्रंथ साहब को आप क्यों उठाते हो, जब ऑल इंडिया एसजीपीसी एक्ट में ही गुरु ग्रंथ साहब है तो आप हरियाणा में क्यों उठाते हो। लेकिन ये नहीं माने, उसके पीछे कारण है। तो जवाब क्या है? अगर कोई व्यक्ति संरक्षक बनेगा तो धीरे धीरे ये कब्जा करेंगे, और इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन जो हमारे कुछ लोग हैं वो आज के दिन टेम्परेरी बेनिफिट के लिए, सत्ता सुख के लिए आंखें बंद करे हुए हैं। लेकिन देखो हम सिख राजनीति नहीं करते, हम राजनीति नहीं करते, लेकिन सिख होने का गर्व भी है। बिल्कुल है। और अपनी बात रखने का दम भी है। सबसे ज्यादा अगर बलिदान दिया होगा तो शायद सिख। बलिदान की तो बात ऐसी है कि अभी ये साहिबजादों का आ रहा है। अब साहिबजादों की शहीदी दिवस को शहीदी दिवस कहने की बजाय वीर बाल दिवस कहना, मैं समझता हूं कि ये भी उनकी शहादत के साथ मजाक है। अच्छा। शहीद को शहीद कहोगे या क्या कहोगे? शहीद। और ये तो सावरकर की फोटो लगा रहे अंडमान में जाके, जो माफी मांग के आ गया था। और अभी पंचकुला में भी लगा रहे, हजारों पेड़ काट दिए वहां से। बिल्कुल। और अरावली का भी, ये करनाल में ही काट दिए। एक बीजेपी के दफ्तर को इलीगल रास्ता दिया, मैंने चिट्ठी लिखी, कर्नल देविंदर सिंह जी ने लड़के केस सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करा दिया। लेकिन कभी पेड़ नहीं लगेंगे वहां। लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना इनका धंधा है, और सत्ता में बने रहना, इससे ज्यादा इनका कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज देखते हैं, जब भी चुनाव होते, अब के चुनाव की बात है, हम देख रहे थे कि हम क्या, जितने भी नेता थे, आम लोग थे, वो सोचते थे कि हरियाणा में अब की बार तो कांग्रेस आनी पक्की है, 100% है। लेकिन फिर भी सत्ता में भाजपा ही आ गई। इसलिए उसके पीछे सत्ता में एक वो चलता है, जब इलेक्शन होता है ना, प्रचार बकाने का। जी। हमारे संघ में योगी आदित्यनाथ जी आए, कितने पूजनीय लगते हैं, भगवे कपड़े पहनते हैं, और क्या नारा लगाया, बंटोगे तो कटोगे। किसके साथ? तो अगर बंटोगे कटोगे किसके साथ था? एक सिख कैंडिडेट तो मैं ही था। नहीं, वो तो यूपी का क्या यहां लगाया संघ में आके। यहां बताओ किसके साथ बटना कटना हो रहा था? अपोजिशन के साथ। तो इसका मतलब ये है कि या तो हम देशद्रोही हैं या वो देशद्रोही हैं। हमने तो बटने कटने की बात नहीं करी, हम तो 36 बरादरी की पार्टी है, और 36 बरादरी की विचारधारा के साथ ही देश को आगे ले जाने का काम पहले भी किया हमारे पूर्वजों ने। बिल्कुल। और आगे भी करेंगे। लेकिन इनकी क्या विचारधारा है? फिर किसी भी तरीके सत्ता में रहना है। देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं अपने देश के नागरिकों को कपड़ों से बचाता हूं। अच्छा।
नागरिक के तौर पे नहीं पहचानते हो, कपड़ों से पहचानते। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है, जबकि हमारे देश के क्योंकि अंदर प्रधानमंत्री जी संविधान की शपथ लेके बने और राजा के और लिए संविधान के नजर में नागरिक बराबर है। सब बराबर है, राजा के लिए तो सब बराबर है। नहीं, राजा तो जब होगा जब नागरिक होगा ही नहीं। ये सोच राजा वाली है, ये बात जो कही है वो भी राजा वाली है, लेकिन जहाँ राजा होता है वहां पे प्रजा होती है और प्रजा का कोई अधिकार नहीं होता। लोकतंत्र में एक नागरिक होता है और नागरिक का अधिकार होता है। बिल्कुल, वो बात खत्म करने के लिए ये लगे हुए हैं। अभी आपने मनरेगा सुना? हाँ, उसको मूल भावना ही खत्म कर दी, नाम बदलने से कुछ रख दो। मैं कहता हूं उसका नरेंद्र मोदी योजना नाम रख दो, क्या फर्क पड़ता है? तो गरीब लोगों को माल तो मिलना चाहिए। जो गारंटी थी काम की वो खत्म कर दिया आपने, और 40% हिस्सा स्टेट का कर दिया। स्टेटें पहले ही कर्जदार हो रही हैं, पैसा है नहीं उनके पास लोगों की। मैं आज नरुखेड़ी गांव में गया था और वो बुजुर्ग कह रहे थे बैठे हुए, बोला भाई विधायक जी वो हमारी पेंशन नहीं आई, कितने महीने हो गए, तुम्हारी पेंशन दुआ। मैं तो अफसोस करना आया और मैं तो सरकार में नहीं हूं। बोला ना हमारा तो जुगाड़ करके जा। तो जिस प्रदेश के अंदर पेंशन देने के पैसे नहीं है बुजुर्गों, वो 40% हिस्सा कब देगा, कहां से देगा, उसकी कोई व्यवस्था नहीं रखी। और जब गारंटी खत्म होगी, काम दो ना दो, मूल भावना ही खत्म होगी। तो सत्ता का क्या? ये गरीब लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं जब टाइम आता है। तो सत्ता में बने रहने के लिए तो आपने देख ही नहीं लिया, SIR कराकर बिहार के अंदर चलते इलेक्शन में 10-10 हजार रुपये औरतों के खातों में डाल दिए। और अब ये भी एक दिन मैं वीडियो देख रहा था, कई तो भाइयों के खाते में भी पैसे चले गए। तो जब इस तरीके से यहां से रेल भर भर के ले गए, ये भी आचार संहिता के खिलाफ है। नहीं, ये अगर हरियाणा की बात करूं तो शायद कांग्रेस का इंटरनली मतभेद था जो, उसकी वजह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ आप देखो, 5 तारीख को वोट पड़ी जी, 5 तारीख को 7 बजे एक बुलेटिन आती है कि वोट पड़ी 61.19%। फिर अगली बुलेटिन रात को आती है 11 बज के कुछ मिनट पे कि वोट पड़ी 65.65%। खत्म होगी 5 तारीख। फिर 6 तारीख को भी वोट पड़ी, फिर 7 को भी वोट पड़ी, और रात को 8:46 पे फिर एक बुलेटिन आती है जी कि वोट होगी जी 67.9%। कितनी वोट पड़ेगी? 65 से उससे 6%। 6 और 7 तारीख को जो वोट 6 और 7 को पड़ी, वही 5300 वोट पड़ गई और हम 2300 वोट से हार गए। ये तो इन जनरल कर रहा हूं मैं, और ऑन रिकॉर्ड है ये। कोई इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं देती, कोई सरकार इसका जवाब नहीं देती। आपने मांगा था वैसे लिखित में, चिट्ठी? मैं लिखित में छोड़ सारा कुछ मांग लिया। कंप्लेंट भी करी हुई है इलेक्शन कमीशन में, और यहाँ बोलने में भी मांग लिया। राहुल गांधी जी ने भी दे दिया, उसमें भी असद का नाम है। लेकिन बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन हो तो जब संविधान में इलेक्शन कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था जी, तो सबसे बड़ा कारण था कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए उसका कोई ना कोई संरक्षक चाहिए। बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन को उसका प्रहरी बनाया था। जब उसको प्रहरी बनाया, और जब बाढ़ ही खेत को खाएगी, बाढ़ इसलिए लगाई जाती है ना कि खेत बच जाए। और यहाँ तो इलेक्शन कमीशन वाले ही, जब हम एक देसी कहावत है गांव में, पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए? नहीं, कहनी चाहिए बिल्कुल। जब चोर कुत्ती रल जाए जब चोरी होती है। तो जब चोर की, पहले गांव में ये इतने साधन नहीं थे ना, तो ये कहावत बनी थी, जब कुत्ते का चोर का, कुत्ते चुप रहेंगे चोर को देख के, आपस में फिट हो जाएगा काम, चोरी हो ही जाएगी। अब इसको वोट चोरी को लेके मैं भाजपा के एक विधायक से बात कर रहा था, तो कैथली बात है, तो उनका कहना है कि कैथल में 4 हलके हैं, 4 हलकों में से 3 हलके पे कांग्रेस की जीत है। अब वो भी
अपना मार्च कर रहे हैं कि वोट चोरी। अब उनसे पूछे कि भाई कैथल में हो सके तो दो दो भी कर सकते थे बराबर, भी 2 हल्के कांग्रेस के 2 हल्के भाजपा के, अगर चोरी करनी होती तो। ऐसे नहीं होता, ये मैं तरीका बताता हूँ क्या है। बिल्कुल। आपने वोट परसेंटेज बढ़ानी है। तेलंगाना में इन्होंने 9% वोट बढ़ा दिए, लेकिन लोगों ने वहां प्लस वोट जो है 10-12% गिर रखे थे, 9 गिराने से भी नहीं होया। आपने अगर प्यारेलाल गर्ग का विश्लेषण सुना हो तो उन्होंने दादरी और पंचकुला का विश्लेषण दिया। भाई इतने वोट बढ़ाने के बाद भी 1 सीट जीत गई, 3 हार गई। 23,000 वोट के अंदर ही इस 2.25% जो मैंने कहा है 5300 जी, 5300 से नीचे नीचे 9 सीट हार गई जी। ये तो उनके रिकॉर्ड की बात है, हमने तो नहीं बनाया है। बिल्कुल, ये तो इलेक्शन कमीशन ने दिया है ना, अभी इतने वोट पड़ गए। बिल्कुल। वोट डाले किसने 6 और 7 को? या तो ये कहें भी 12 बजे तक हमारे से कैलकुलेशन ही नहीं हुई, मशीनों का काम था और सारा काम बंद करके ताला लगा दिया। जब मशीन अंदर चली गई तो उनके पास आंकड़ा भी पहुंच गया, तभी तो दिया उन्होंने 12 बजे इलेक्शन कमीशन ने। हाँ, बिल्कुल, उन्हीं की वेबसाइट से है। और फिर 6 और 7 में वोट किसने कैसे डाली, क्या हुआ, उसका जवाब भी देना चाहिए। तो इसके इलाज क्या हो सकता है फिर? तो सत्य में आना मुश्किल इसका है। इलाज तो जनता की जागृति है। कैसे? इसका देखो, एक नरेटिव बना दिया, वो जीतेंगे तो यही। अब अगर वोट अब वोट के बगैर भी जीत जाए तो भी लोग समझते हैं भी नहीं वोट डली होगी। हाँ, हाँ। लेकिन जैसे अब हुआ है, एक तरफा 90% वोट कभी 90% सीटें कभी आई बिहार में किसी की नहीं आई। एक बार हरियाणा में 85 सीट आ गई थी, वो भी देवीलाल के टाइम में। तो दिखाई देता था बूथ पे भी आदमी नहीं था। और वहां तो क्या था, रैली तो तेजस्वी की, राहुल गांधी की बड़ी, दिखाई तो नहीं देता था। और वोट सारे, और फिर इलेक्शन कमीशन कहां था जब पैसे बंट रहे थे। मैं कहता हूं कोई चोरी नहीं हुई, लेकिन ये चोरी नहीं है कि वोट खरीद लिए। यहां से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं गाड़ी भर के फ्री में भेज रहा हूं इनको वोट डालने के लिए। ये इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं दिया, जो बिहार के यहाँ रहते हैं। हाँ, पूरे हरियाणा से नहीं, पूरे देश से भेजे, पूरे देश से। बिल्कुल। अब उनके पास पैसा इतना है, सारे साधनों पे उन्होंने कब्जा कर लिया, सरकारी लूट है, और रिकॉर्ड के ऊपर ही आ गया। अभी राज्यसभा के अंदर बता दिया एमपी साहब ने, जो अजय माकन जी हमारे राज्यसभा के एमपी भी हैं, कैशियर भी हैं पार्टी के। बिल्कुल, उन्होंने बता दिया कि मेरे पास तो 150 करोड़ आया, कांग्रेस पार्टी के पास 10,150 करोड़ आया, 115 करोड़। तो कैसे मुकाबला होगा भाई? मुश्किल है फिर तो। 1,000 रुपये वाले का 100 रुपये वाले का क्या मुकाबला है? बिल्कुल। तेरे पास 1,000 रुपया है, तो मेरे पास 100 रुपया है, तो मैं तो 100 के बीच ही काम करना पड़ेगा ना। तो मेरे को तो मूंगफली खानी पड़ेगी, तू बादाम खाएगा। इतना ही फर्क है। बिल्कुल। और जी अगर मैं आपकी बात करूं तो 91 और 19 के बीच का जो समय था आपका, वो सामाजिक एक्टिविटी में निकला है अपने काम? नहीं, मैं पार्टी का काम करता रहा। अच्छा जी। और फिर बीच में मैंने करीब 15 साल राधा स्वामी सत्संग में भी सेवा करी। अच्छा। जब पार्टी का काम कम था जी, तो फिर मैं राधा स्वामी सत्संग में मतलब 15 साल सेवा करी। तो उसके बाद फिर मैं 15 में ही अगस्त में जनरल सेक्रेटरी बन गया पार्टी का, स्टेट का जी। तो उसके बाद फिर अपनी तैयारी शुरू कर दी इलेक्शन की। तो जनरल सेक्रेटरी बनते ही सोच लिया भी अब इलेक्शन लड़ना है। अच्छा। तो फिर बाबा जी ने मदद कर दी। अच्छा, एक बताओ, ये मिथ है या सच्चाई है कि अगर मुझे टिकट लाना है किसी भी पार्टी का, मैं आपकी पार्टी, क्योंकि आप कांग्रेस के नेता हो तो आपकी पार्टी का ही पूछूंगा, पैसे देने पड़ेंगे या काबिलियत के हिसाब से टिकट मिलती है? देखो, अगर मेरी कोई बात सुने जी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कांग्रेस पार्टी में पैसों से टिकट नहीं मिलती। अच्छा जी।
काबिलियत से। कोई एक आधा चोरी छप्पे काम करता होगा। और अब की बार मैंने सुना है, अभी कुछ लोगों ने कहा अभी हमने पैसे दे के टिकटें ली हैं, लेकिन मेरे को देखो कभी ना किसी ने पैसे मांगे। और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है भी पैसों से, जैसे बीजेपी में तो ओपन है भी पैसे दो टिकट लो, लेकिन वो तो लेकिन हमारे यहाँ ये काम मैंने तो देखा नहीं, सुना जरूर है। लेकिन अब किसी के पास बहुत ही फालतू पैसे हैं तो वो पार्टी फंड में जमा करा के ये कह दे कि मैंने टिकट के पैसे दिए हैं। पार्टी फंड में तो लोग पैसे देते ही हैं। या अगर मान लो किसी की, मेरी किसी नेता से अच्छी बात है जी, और मैं चाओ में उस नेता को पैसे दे दूं, बाद में कहूं भी मेरे को टिकट के लिए पैसे दिए थे, ठीक है ना। कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिस नेता से भी मेरा संबंध रहा पर मारे से तो ना दवानी किसी ने मांगी, दिए जरूर बल्कि मदद करी। अच्छा, इलेक्शन में पहले में भी करी, अब भी करी। कुछ ने विरोध किया, कुछ ने मदद करी, ये तो चलता ही है, सामाजिक काम है। और अब देखते हैं आपकी जो सुनते भी हैं कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है, 3 गुट है, सैलजा गुट, रणदीप गुट और हुड्डा गुट। तो ज्यादातर जो टिकटें बांटी वो हुड्डा ग्रुप ने बांटी, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने समर्थकों को दी। ऐसा कुछ होता है या ये भी मिथ है? देखो, जिसकी चलती है उसका हाथ तो ऊपर रहता ही है। जब सारे का सारा सौदा ही उसके हाथ में था तो उसी की फालतू है। लेकिन सेंटर के अगर मिनिस्टर लाऊं, जो सेंटर में जिनकी वो है ज्यादा पकड़ है, तो रणदीप जी हैं और सैलजा जी हैं। अब देखो, टिकटों में तो रणदीप जी को मिली कितनी पैसा मेरे को पता नहीं। जैसे हम 5-4 एमएलए थे जो शैलजा जी के साथ थे जी, तो ये तो सबको सिटिंग बैटिंग हो। इसके बगैर बहुत कम सीटें थी जो शैलजा जी के उसमें आई और रणदीप जी के उसमें आई। ज्यादातर सीटें वही थी क्योंकि प्रेसिडेंट भी उन्हीं के साथ था। तो प्रेसिडेंट का, सीएलपी का जब सत्ता में पार्टी नहीं होती तो प्रेसिडेंट अगर धाकड़ हो तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट की चलती है। और जब दोनों ही मिले हुए थे तो फिर उन्होंने दे दी। ये तो है ही है, इसमें तो देखो दो सोचने की जरूरत भी नहीं। जिसकी चलेगी वो अपने आदमी को ही है। इसको मैं गुटबाजी भी नहीं कहता। मान लो 4 लीडर तो वो क्या सोचेगा कि मेरे को अगर आगे बढ़ना है तो मेरे को अपने आदमियों को मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर मेरे आदमी जीत के आएंगे तो कल को मेरी आवाज उठाएंगे भी इसको चीफ मिनिस्टर बनाओ, इसको ना बनाओ। तो ये संघर्ष तो चलेगा ही। और इसको हेल्दी संघर्ष से पार्टी मजबूत भी होती है। कहीं कहीं नुकसान तो होता ही है, अगर वो ज्यादा जाके ईगो पे अड़ जाए, बात बहुत दूरी हो जाए, फिर नुकसान होता है। और इस इलेक्शन में वो हुआ है। बिल्कुल, इसमें हुआ है। तो हाईकमान की मीटिंग होती है इस पर, मतलब हाईकमान ने मीटिंग करी, लेकिन मैं चाहता था भी और ज्यादा खुल के मीटिंग करनी चाहिए थी। अच्छा, जो हारे हुए लोग थे उनको बैठा कर सुनना चाहिए था। अब भी मैं कहता हूं भाई 2 चीजों का जरूर होना चाहिए। एक तो जो लोग पार्टी का इलेक्शन में विरोध करते हैं उनको थोड़ा संगठन से ऐसी चीजों से दूर रखना चाहिए। अगर आप उनको थोड़े दिनों के बाद ही भूल जाओगे और सोचोगे भी चल कोई बात नहीं, तो फिर ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है। वो आने वाले इलेक्शन में फिर कोई किसी की बिल्कुल। और उनको शेल्टर देने वाले भी हम ही हैं। बिल्कुल, जो बड़े नेता या मैं हूं, कोई भी हो, अगर मान लो मेरा आदमी किसी का विरोध करे वो तो अच्छी बात है, और अगर दूसरे का करे तो गलत बात है। ये तो नहीं हो सकता। नियम सबके लिए एक होना चाहिए। और जो पार्टी से गद्दारी करे उसको उसका कहीं ना कहीं हिसाब होना चाहिए उसका। हाँ, बिल्कुल। और जी, हम आपके एक बयान सुन रहे थे, आपने बोला था कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है लेकिन जो नेता वो कमजोर है। मैं देखो इसलिए कहता हूं भाई आज भी तुम रेफरेंडम करा लो जी, ईमानदारी का रेफरेंडम, बेल्ट पेपर से,
आपको कांग्रेस जीतती हुई मिलेगी, ये मेरा दावा है। अगर आज एक वोट पड़ जाओ रेफरेंडम टाइप, पढ़ो बैलेट पेपर से। अच्छा, अगर ईमानदारी से पढ़ गए तो लोग अपने आप बता देंगे भी हम किसके साथ। सत्ता में ना बीजेपी, इसके बावजूद भी आ रहे। अच्छा, क्योंकि सत्ता में तो फिर भी रहना है, कोई एमएलए तो हट नहीं रहे उसमें। हाँ। लेकिन नेता कमजोर होगा, क्या मतलब? नेता कमजोर इसलिए है कि वो आपस में अगर एक मतलब मन मटाव दूर करके पार्टी को सर्वोपरि रखते। यहाँ व्यक्ति बड़ा हो गया था, पार्टी छोटी रहेगी जी। तो फिर व्यक्ति तो नहीं जीत सकता ना, पार्टी जीतती है, पार्टी जीतती है, बिल्कुल। और आपकी एक मनोकामना पूरी होने वाली अब तो, जो आपकी विधानसभा में आपने आवाज भी उठाई थी असंध को जिला बनाने की। मेरे को नहीं लगता अभी बनेगा। क्या बता, लिस्ट आ रही थी, एक तो बना ही दिया। हाँ, एक बना दिया, ये तो इन्होंने सर्वे कराया था जी। और उस टाइम खट्टर साहब ने कह भी दिया था भी हम सफेदों को मिला के अगर संध को बना दें तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं। ये तो ऑन रिकॉर्ड है असेंबली के अंदर की बात। तो मैंने कह दिया भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप कुछ लड़ा दो कि बस संध को जिला बना दो, कहीं से एरिया लड़ा दो, मेरे को इससे कोई लेना देना, सब अपने हैं। लेकिन अब तो मैंने कह दिया था मगर भाई ये नहीं बनेगा, क्योंकि जब वो सालवन आए मुख्यमंत्री जी तो उन्होंने 1% भी पॉजिटिव जिले के बारे में बात नहीं की थी। जबकि पूरे हरियाणा में असंध एक ऐसी जगह है जो 4 जिले लगते हैं चारों तरफ, और चारों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से पूरे 27 कोस पुराने टाइम के 45 किलोमीटर दूरी है। आज भी पमाइश कर। अच्छा जी। जींद से भी, कैथल से भी, पानीपत से भी और करनाल से भी। और एक और जुल्म हो रहा है, करनाल और असंध के बीच में टोल प्लाजा है। जींद के बॉर्डर पे टोल प्लाजा नहीं है, कैथल के बॉर्डर पे टोल प्लाजा नहीं है, लेकिन असंध और करनाल के बीच बॉर्डर पे है। एक गांव आता है बीच में नीलोखेड़ी हल्के का, वहीं पे टोल प्लाजा लगा हुआ है। बाकी सारा संध हल्का है, अगली तरफ भी संध हल्का है, इस तरफ भी संध हल्का है। एक ही गांव इस सड़क पे नीलोखेड़ी हल्के का है, वहीं टोल प्लाजा लगा दिया, जबकि कानूनन तौर पे भी गलत है। मैंने गडकरी जी को चिट्ठी भी लिखी थी, उनका जवाब भी आया भी हम इसको देखेंगे, लेकिन होया कुछ। अच्छा, और होगा भी नहीं। क्योंकि पैसा तो आपने देख लिया, ये पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, महंगा। इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या नीचे आ गया, कितना डॉलर कहां पहुंच गया 89 पे। लेकिन जनता को किसी चीज का फायदा नहीं होया। अभी तो रेलवे का किराया बढ़ा दिया। हाँ बिल्कुल। और एक बात और बता दूं आपके माध्यम से, जनता को पता होगा, एक न्यूक्लियर एनर्जी का बिल पास किया इन्होंने। देश के साथ इतना बड़ा धोखा बीजेपी और आरएसएस ने किया है, पता नहीं है जनता कब जागेगी। जो पहले कानून था उसमें जो कोई भी ऑपरेटर होगा, जो भी कोई काम लेगा ऐसा, वो एक गारंटी देगा। जो एक मिनिमम जो मेगावाट था 10 मेगावाट तक, वो 1500 करोड़ थी, उससे ऊपर बढ़ती जाती थी। जिस मनमोहन सिंह को ये कहते हैं कि वो तो कुछ नहीं था, उसने जो कानून बनाया था इस पे, उसने 1500 करोड़ की रखी कि अगर कोई बाहर का आदमी आके भी यहाँ ऑपरेशन करेगा, ऑपरेटर होगा उस काम का, तो इतनी गारंटी देनी पड़ेगी। लेकिन अब क्या 100 करोड़। अच्छा, बहुत कम। तो अगर मान लो कल को कोई हादसा हो जाए, जैसे भोपाल गैस का हो गया, तो 100 करोड़ में चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब आरएसएस देगी पैसे, वो तो खुद ही रजिस्टर्ड नहीं है, मांग मूंग के खाती है। कहते हैं वो भी हमारा तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसे ही चंदे वंदे से काम चलता है। 7 स्टार बिल्डिंगें बन गई हैं, जेड सिक्योरिटी भागवत जी लेके घूम रहे हैं, तो फिर भी कहते हैं भी मतलब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि देश के संविधान में विश्वास नहीं।
बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन होगा तो आप आरटीआई लगा दोगे, फिर आरटीआई सारे जवाब देने पड़ेंगे। क्या पता आरटीआई के भी जवाब। आरटीआई वाला एक नागपुर से आता है बंदा, मैंने उसकी वीडियो सुनी। वो कहता भाई इतना खतरनाक काम है, कोई राह ही नहीं देता सरकार। मैं लगा लगा के थक गया, बुढ़ा आदमी। अच्छा, कोई लड़ जवाब रहा है, नहीं। नागपुर में ही है। एक जी, हम जैसे किसान नेता से बात कर रहे थे हरियाणा के, तो हमने पूछा जी आपके इतने केस, इतने बार आप जेल में जाओ, सारा दिन आप आंदोलन करो, तो उसने बोला अगर हरियाणा में विपक्ष होता है तो है, लेकिन नाम का, जो उसकी कहावत थी, विपक्ष तो है लेकिन नाम का नहीं है, इसलिए हम लोगों को ये करना पड़ रहा है। तो आपको लगता है कि विपक्ष हरियाणा में नहीं है? देखो, किसान नेता कौन है मेरे को पता नहीं, लेकिन किसान नेता को एक बात ये भी समझनी चाहिए कि तुम पहले ये तो देख लो भी कितने किसान नेता हो तुम जी। कितनी किसान यूनियन है। अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कहता हूं भी एक किसान यूनियन होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, और किसान यूनियन जाति पे आधारित नहीं होनी चाहिए। किसान तो 36 बरादरी है, बिल्कुल, और सारे उसमें होने चाहिए। क्या है, दूसरे पे उंगली उठाना जो है बहुत आसान काम है। आपको लगता है विपक्ष भूमिका निभा रही है? विपक्ष भूमिका निभा ही रहा है, रोज की रोज लड़ाई हो रही है ना। जो करना है वो पार्टी के लेवल पे काम चलता है। विपक्ष इंडिपेंडेंट नहीं है उनकी तरह भी कुछ भी कह दो, बंधे हुए कुछ भी करो। हम पार्टी की मर्यादा से बंधे हुए हैं, जो पार्टी कहती है उतना काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो मुख्य विपक्षी दल है। बिल्कुल। एक विपक्षी दल ऐसा भी है जो सारा दिन कांग्रेस को कोसता है और सत्ताधारियों की मुट्ठी चापी करता है। अबे देख लो, अबे या दुष्यंत कुछ भी, और दुष्यंत का तो अब कुछ है ही नहीं। नहीं, लेकिन वो भी सारा दिन कांग्रेस को ही गाली देते हैं, जो सत्ता में उसको गाली नहीं देता कोई, नहीं, ये उसके तो खिलाफ ही नहीं बोलते हो। एक ये तो है कि जो कांग्रेस के हैं वो बी टीम, बीजेपी की बी टीम दुष्यंत को और अभय की पार्टी को बताती है ना लोग, और जेजेपी को। जो अभय या दुष्यंत है वो भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस इसकी बीजेपी की बी टीम बताती है। माजरा क्या है, बी टीम है कौन सी? नहीं, विरोध कौन कर रहा है? सत्ता का विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है ना। हाँ, यहाँ व्यक्ति कुछ नहीं है, यहाँ तो पार्टी है जी। हमारी पार्टी का कौन नेता है? राहुल गांधी जी। लेकिन हरियाणा के तो नेता प्रतिपक्ष। मैं कहता हूँ हरियाणा में ही रोज प्रदर्शन हो रहे हैं ना, तो बिना नेताओं की हो रहे हैं। नहीं, नेताओं के साथ ही हो रहे हैं। फिर अभी भी हम ये 4 दिन पहले वहां करके आए पंचकुला में प्रदर्शन। वहां जो हुड्डा साहब भी थे, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी भी थे, तो कौन कर रहा है? अब आया था वहां या दुष्यंत आया था? पार्टी कर रही थी, और वो तो बीजेपी की गुणगान करने में लगे हुए हैं, हमारे को सिक्योरिटी दे दो जी, ये हो गया जी, खतरा हो गया। सिक्योरिटी तो हटा ली दिग्विजय की। तो मैं कह रहा हूँ जरूरत क्या है? अच्छे काम करो, सिक्योरिटी की जरूरत है? बिल्कुल। और अभी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हुए थे और कार्यकारिणी बनी थी डिस्ट्रिक्ट की, तो आपने भी रखी थी कि मुझे भी बनाओ, आप सीनियर नेता भी हो कांग्रेस के, एक बेबाक भी हो, हर समय आप आवाज भी उठाते हो। नहीं, जब प्रेसिडेंट बनने की लाइन में बहुत सारे लोग थे, तो मेरी भी इच्छा थी जी, भी सारी उम्र होगी, मैंने कांग्रेस में, मैंने भी बना दो, मैं भी पार्टी की सेवा करूंगा। नहीं बनाया, कोई बात नहीं, पार्टी का फैसला है, हाईकमान का है, या हाईकमान का ही फैसला है ये। अब जिसको बना दिया हम उसके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने पार्टी में रहना है, देखो। बिल्कुल। और पार्टी के अंदर भी गड़बड़ होती है तो तकलीफ होती है, मैं बोल भी देता हूँ कई बार। हाँ, वो आपके बहुत बयान आते हैं, और कईयों को दिक्कत भी होती है इससे भी, आप ऐसे मत कहा करो। अगर सच बोलने पे ही पाबंदी लग जाएगी तो फिर पार्टी मजबूत कैसे होगी? बिल्कुल। सच बोलने की हिम्मत भी होनी चाहिए, बिल्कुल, और सुनने वालों में भी हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और 2019 में आप जब विधायक बने थे, तो 2024 तक ऐसे कौन से काम है जो आप करवाना चाहते थे डिस्ट्रिक्ट में, जिले से अलग, जिला बनवाने से अलग, और जो रह गए अभी आपको मन में एक टीस है कि भी ये काम तो होने चाहिए थे? देखो, बहुत सारे काम करवाए हैं,
जो काम सत्ता में रहते हुए किसी को कराने चाहिए थे वो काम कराए। सबसे बड़ा काम करवाया यहाँ पे जो हॉस्पिटल था जी। वो 100 बेड का ट्रामा सेंटर समेत पास करवाया। इन्होंने उसको टेंडर ही नहीं होने दिया जब तक इलेक्शन नहीं हो गया। अच्छा। ये सरकार की नीयत बता रहा हूं। यहाँ पे बिजली का सेक्रेटेरिएट नहीं था, HVPN वो बनवाया। पब्लिक हेल्थ का दफ्तर नहीं था, वो बनवाया। वेटरनरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं थी, वो बनवाया। और जो हल्के में बहुत सारे पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल ये वो सारे काम करवाए, बहुत सारे वेटर। इसके अलावा भी इच्छा थी कि जैसे एक हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट नहीं है जी, और एक हुड्डा का सेक्टर मैं चाहता था कि बने, ताकि करनाल जो असंध जो है फिर उसका जो शहरी रुतबा है ना वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और आज ही मेरे पास किसी ने भेजा है भाई हमारी उस लिखी हुई चिट्ठी को इनको 2031 की प्लान में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने लेटर लिखा था उस टाइम, जो 2031 तक की डेवलपमेंट प्लान है संध की, उसमें 2 सेक्टर का काम इन्होंने ले लिया है। 31 में क्या रह गया, 5-6 साल है और क्या रातों रात थोड़ी बन जाएगा सेक्टर। 31 में काम शुरू हो गए। 31 के पहले तक इसकी योजना बन जाएगी। लोगों ने ऐतराज करना है, नहीं करना, एरिया ढूंढना है, बहुत चीजें होती हैं। जमीन भी एक्वायर करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें जो हैं, तो काम शुरू तो होया। बिल्कुल। और सेक्रेटेरिएट का भी होना चाहिए। जैसे बाईपास अधूरा था, हमने इरिगेशन वालों से ही सेटलमेंट करके जगह दुआ के कहीं एक्वायर नहीं करनी पड़ी, वो भी पूरा करवा दिया। अच्छा। तो शहर के अंदर आप किसी से भी पूछना, पब्लिक हेल्थ का इतना काम कभी जब से संध बनया नहीं हुआ। अच्छा, जितना आपके समय में आप पूरा और पूरे एरिया में ट्यूबवेल इतने लगे हैं, स्कूलों में जहां जहां था बहुत मतलब वो करया भाई, बिल्डिंग वगैरह ठीक होनी चाहिए। जलमाना में बड़ा में 1.25 करोड़ रुपए दुआए, बड़े गांव थे और जर्जर हालत में। मैं तो जलमाना स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा जी। तो मैं एक दिन वैसे ही गया वहां, तो मैंने देखा जिन कमरों में हम पढ़ते थे वो तो बिल्कुल ही, तो ये कहाँ गए, पड़े हैं वहां वैसे ही कबाड़ पड़ा उसका, जंजर स्थिति है। लेकिन छत गिर गई, सब कुछ, किसी ने उसका ध्यान ही दिया। तब फिर 1.25 करोड़ रुपया पास करवाया। 1.25 करोड़ बड़े का डिमांड आई, वहां करवाया। बड़े में स्टेडियम के माल ही छक गए थे, दोबारा से पैसे दुआ के बढ़ने लग रहे। मंडी मूनक में बड़ी जी। सालों में परचेज सेंटर था, उसका ठीक करवाया काम, 4 द्वारी करके जमीन पूरी करके दी उसको। बिल्कुल। तो काम तो बहुत ऑपोजिशन में होते हुए, और उस मालिक की दया से मैं ये बात कह रहा हूं भाई, बोलने की ताकत से ही काम शुरू करवा दिए विधानसभा में उठा के। कभी ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ना पड़ा, किसी के पीछे पीछे नहीं घूमना पड़ा, और अफसरों की उसमें सहयोग मिला। अच्छा भाई, अगर आप MLA होते हुए खुद जाके दफ्तर में बैठोगे, भाग दौड़ करोगे, तो अगला भी सोचता है भी यार ये लग रहा है तो थोड़ा इसकी मदद कर। तो अफसरों का सहयोग ज्यादा मिला। बिल्कुल। 2-4 सड़कें भी रहेगी, मैं चाहता था बने हो। जैसे एक राड़ा गांव से चोचड़ा से बक्कल सड़क को मिलती थी और बन नहीं पाई, तमन्ना थी। एक गंगा टेढ़ी से कौलखेड़ा सड़क जानी थी, बहुत कहा मैंने भी, ये 2 जयसिंहपुर से उपलाना सड़क जाती है। ये 3-4 सड़कें मेरे थी तमन्ना बने, लेकिन वो बन नहीं पाई। और जो जिसका आप नाम ले रहे हो वो नेताजी सारा हिसार में बनाता रहा, लेकिन लोगों ने फिर भी नहीं, हमारी तो बनाई नहीं, लेकिन वहां भी लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। और जो हमने मंजूर कराई थी वो बीजेपी वाले 10-10 मीटर की सड़कें मंजूर कराई, वो फिर वहीं की वहीं रख दी। एक रत्तक रोड थी 10 मीटर की बननी थी सिरसर चौक तक। कैथल से स्पीडो रोड थी, कैथल एरिया में आप देखोगे 10 मीटर की सड़क है, और जैसे ही आप रजौन से आगे खेड़ी शरफली में आओगे तो आपने देखा होगा वो 7 मीटर की रहेगी। वो मंजूर हुई 10 मीटर की नहीं बन देती।
ये बीजेपी की मानसिकता का रिजल्ट है। और अगर राजीव गांधी जी आज यहाँ इस दुनिया में होते तो आपको लगता था कि आप विधायक से भी ऊपर होते? मतलब विधायक तो जनता ने तो अब कल्पना की, ये मेरे भाग्य में ये जो लिखा था। नहीं, वैसे लगता है राजीव गांधी जी जिंदा रहते, मैं तो चाहे कुछ ना भी बनता, इस देश का बहुत बड़ा होता। अच्छा, ये मेरा मतलब मानसिक तौर पे मैं आज भी राजीव गांधी को अपना आदर्श मानता हूँ। इतना बड़ा आदमी था और ऐसे बैठ के मीटिंग होती थी। कभी उस आदमी को मतलब इतना बड़ा होने का कभी उसने मतलब शो नहीं होने दिया। हम्बल तरीके से बात करनी। बच्चा भी अगर मिलने आता था तो खड़ा होके मिलता था, जाने लगता था तो उसको फिर खड़ा होके विदा करता था। अच्छा जी, इतना बड़प्पन था उसका। कितनी दफा मिले होगे आप उनसे? मैं तो कई बार मिला। मेरी तो मतलब इतनी बढ़िया थी कि उस टाइम ये AICC में मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं थी, बैठा होना चाहिए वो। जाओ, अगर वो हाजिर है तो तुरंत मुलाकात होती थी। इतनी मतलब प्यार लगा लो उनका, या मतलब इतना उनका आशीर्वाद था। और अब होती मुलाकात? अब मतलब तो उस टाइप की नहीं, अब तो मतलब उस टाइप की कांग्रेस में मुलाकात ही बंद है। अच्छा, जो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के टाइम में कांग्रेस में, मैं तो आपके माध्यम से ये राहुल जी से बेनती भी करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी लोगों से उसी तरीके से मिला करो। जो आम आदमी है ना, वो आपसे ज्यादा प्यार करता है। बड़े बड़े नेता तो स्वार्थ हित करते हैं। बिल्कुल। भाई मैं मिलूंगा तो मेरा कुछ ना कुछ स्वार्थ हो सकता है, लेकिन जो आम आदमी जोड़ा खा के वहां जाता है ना AICC के आसपास, वो जो है वो दिल से जाता है। मेरे कहने में मेरे को कोई ग्रेज नहीं है। जो राजनीतिक आदमी है उसको तो कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ है, प्यार भी है, स्वार्थ भी है। लेकिन जो आम आदमी है वो तो एक फोटो लेके सारी जिंदगी निकाल देगा और सारी जिंदगी कांग्रेस का होके रह जाएगा। बिल्कुल। और जी, मैं आपको लास्ट से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर आपको कांग्रेस में कोई बदलाव करना पड़े, आप एक हाईकमान की उस पे सीट पे हैं, तो क्या बदलाव करोगे जिसको आपको लगता है कि कांग्रेस एक अप करेगी बहुत ज्यादा? देखो, सबसे पहले तो जो कांग्रेसी है ना, उसका मान सम्मान करना होना चाहिए। और जो गद्दारी करते हैं उनका भी मान सम्मान जरूर करना चाहिए दूसरी वे में। अदरवाइज उनको भी ये अकल सिखानी चाहिए कि कांग्रेस से गद्दारी मां से गद्दारी है। पार्टी, बिल्कुल। पार्टी तो मां की तरह ही होती है। हाँ, बिल्कुल। और जो ऐसे लोग हैं, अगर डिसिप्लिन ऐसे लोगों का नहीं रखोगे, मान लो भाई एक ग्रुप से आदमी आया और दूसरे ने उसकी मुखालफत कर दी, तो फिर क्या आने वाले समय में यही परिपाटी चलती रहेगी? जब दूसरे ग्रुप वाला आएगा तो फिर वो क्या करेगा? कांग्रेस मजबूत कब होगी? जो आदमी पार्टी छोड़ के चला जाता है और वो बड़े पोस्टों पे रहता है, मैं तो ये भी चाहता हूं कि उनको दोबारा से सीनियोरिटी नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है जी। पार्टी माने ना माने मेरे को कोई हो नहीं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि एक आदमी को आपने PCC अध्यक्ष बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया, और उसके बाद भी वो पार्टी छोड़ के चले जाए। देखा नहीं, जब से ये 14 से बीजेपी आई है तो कैसे कैसे लोग गए हैं। हाँ, बिल्कुल। जिस आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया उससे ऊपर तो कोई पोस्ट नहीं। बिल्कुल। अगर वो भी छोड़ के चला जाए, फिर पार्टी को ब्लैकमेल करे, या PCC अध्यक्ष भी छोड़ के चला जाए, अगर वो दोबारा आए ना तो उसको एक कार्यकर्ता के तौर पे लो, दोबारा से कोई छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल, ये तो है। ये मैं चाहता हूं, ये मेरी पर्सनल राय है। पार्टी माने ना माने उसका अलग काम है, लेकिन सजेशन तो मैं दे सकता हूं। आपने कहा भाई क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो पार्टी के अंदर अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता की इज्जत होगी, पार्टी मजबूत हो जाएगी। और अगर हम बात करें दो युवा नेताओं में से, तो कौन सा आपको हरियाणा का भविष्य लगता है? कौन कौन से? दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा। तक किसी ढंग के आदमी का नाम लेना। अच्छा, असली आदमी को आप इग्नोर कर रहे हो। कौन सा? बरजिंदर सिंह। ब्रिजेंद्र सिंह।
बरिंदर सिंह का लड़का हाँ, जो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इग्नोर इसलिए किया है क्योंकि आपने ये कहा था कि जो पार्टी छोड़कर। वो पार्टी के किसी पोस्ट पे नहीं था, वो तो एक अफसर से आया और बीजेपी में चला गया, बीजेपी में एमपी रहते हुए छोड़ के वापस आया। अच्छा। उसके बापू को कह रहा हूं मैं, हाँ हाँ हाँ। वो भी भेजा गया था, उसका केस अलग है। अच्छा। उसको तो मजबूर कर दिया था पार्टी छोड़ने के लिए। हाँ, आपको तो पता होगा, आपका मैं तो सब कुछ सहयोगी रहे। जानता हूँ। तो दोनों में से बता दो आप, किसमें? दीपेंद्र और इसमें से। नहीं, मैं तो बरजिंदर सिंह के साथ हूँ। अच्छा जी। बरजिंदर सिंह आने वाले समय में एक नौजवान और होनहार नेता की तरह से उभरेगा। आप एक अफसर रहा वो आदमी जो एसी में ही पड़ा हो, बिल्कुल, वो सड़कों पे उतर रहा है, तो उसकी कमिटमेंट से ही अंदाजा लगा दो आप। उसकी जो इच्छा शक्ति है, वो साथ में दूरदृष्टि भी है उसकी, ये कि वो एक नया लड़का था, 90 के 90 हल्कियों में, यूथ कांग्रेस से नहीं आया। बिल्कुल, यूथ कांग्रेस से आता, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनता, कुछ बनता, सारे अपने आप जान पहचान हो जाते। और अब वो दरवाजे पे जा रहा है लोगों के जान पहचान कर, 7 महीने घूमेगा और यात्रा में बदलाव की है, सद्भाव की यात्रा है। और हरियाणा में जो ये एक माहौल खराब किया है पिछले 10-11 साल में नफरत का, उसको भी खत्म करेगा। और जिसने भी यात्रा करी है उसको फल जरूर मिलता है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। और लास्ट में कर्म का फल है ना, कृष्ण भगवान जो है वो बैठा है ऊपर देने में। और लास्ट में हल्का वासियों को संदेश। हल्का वासियों को तो एक ही संदेश है कि जात पात और धर्म से ऊपर उठ के व्यक्ति को पहचानो। जो हल्के के लिए अपना स्वार्थ छोड़ के काम करे ना, उसकी मदद करो। बिल्कुल, जात पात तो यही रह जाएगी, सब कुछ यही रह जाएगा। सबसे बड़ा धर्म एक ही है, इंसानियत और प्यार। बिल्कुल, जिस आदमी के अंदर इंसानियत और प्यार है और जो मानवता को मुख रख के चलता है, उन लोगों की मदद करो। और जो ये इमोशनली ब्लैकमेल करके धर्म और जाति के नाम पे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इनसे थोड़ा अलर्ट हो जाओ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी।